नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ अभिषेक पांडे। चलिए 22 जिले और 22 खबरों में आपको दिखाएंगे प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम बड़ी खबरें। बने रहें हमारे साथ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि सोनाली मर्डर केस में गोवा पुलिस एक्शन में है और हरियाणा में डेरा डाले हुए है, जिससे हर पहलू से जांच की जा सके। सबूत जुटाने के लिए गोवा पुलिस ने सोनाली के घर और फार्म हाउस पर छानबीन की है। इसी विषय पर आधारित रिपोर्ट देखें आप। सोनाली हत्याकांड में जांच तेज, एक्शन में गोवा पुलिस। गोवा पुलिस ने डाला हरियाणा में डेरा, फार्म हाउस और घर में की छानबीन। सोनाली हत्याकांड की जांच और तेज हो गई है। गोवा पुलिस एक्शन में है और हरियाणा में डेरा डाले हुए है और हर पहलू की बारीकी से जांच चल रही है। गोवा पुलिस की टीम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची, जहां छानबीन की। सोनाली का फार्म हाउस संत नगर में है। इसके साथ ही पुलिस की टीम सोनाली के घर पर भी छानबीन की। गोवा पुलिस के साथ हिसार पुलिस भी मौजूद रही। हिसार पुलिस गोवा पुलिस के पूरा सहयोग कर रही है। वहीं गोवा पुलिस ने सोनाली के परिवार के लोगों का बयान भी दर्ज किया है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में पुलिस ने फार्म हाउस से डीवीआर, लैपटॉप और कागजात चुराकर भागने वाले ऑपरेटर शिवम को हिरासत में ले लिया। शिवम पर आरोप है कि वो सोनाली की हत्या के बाद फार्म हाउस में लगे 12 सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर लेकर फरार हो गया था। शिवम गाजियाबाद में छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी शिवम से लैपटॉप और डीवीआर बरामद किया। बताया जा रहा है कि जांच में सामने आया है कि डीवीआर में मार्च महीने के बाद की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। पुलिस शिवम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगालेगी। मिला है, भाई का फोन आया था, भी आप सदर थाने पहुंचे, गोवा पुलिस आ रही है। बाकी कल हम आए थे, पुलिस के फोन आया भी जो लड़के शिवम के खिलाफ हमने एफआईआर जो एप्लीकेशन दी थी, हमने उस पर कार्रवाई की है। लैपटॉप, मोबाइल और डीवीआर वगैरह बरामद कर लिए हैं और हमने कहा भी जांच के लिए, उन्होंने जांच के लिए भेज दिए जी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ डीवीआर में कुछ मिला? नहीं, वो जांच से पता चलेगा। अभी उसको चेक नहीं किया गया, अभी उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा हमें। मैं कह रहा पूछताछ जारी है। क्या बरामद हुआ शिवम से? अभी पूछताछ कर रहे हैं हम। एक बात बता दीजिए, गोवा पुलिस के साथ आप हिसार में कहाँ जाएंगे, इतना बता दीजिए खाली। संत नगर वाले मकान में और यहाँ अपने फार्म हाउस पे। शिवम कहाँ था इतने दिनों और आपने कहाँ से उसको डिटेन किया? शिवम जो है वो यूपी से है, मेनली वो मेरठ, गाजियाबाद उस एरिया में था। ये वो था, कभी फोन ऑन कर देता, कभी बंद कर देता था। हाँ, तो हमने उसको लेके आए पूछताछ के लिए। तो वहीं से कह रहे हैं कि डीवीआर आप लोगों ने फार्म हाउस से बरामद किया, जबकि दूसरे भाई जो वतन ढाका है वो कह रहे हैं कि अभी फार्म हाउस दोबारा फिर बरामद हो जाएंगे। अभी ये क्लियर कर रहे हैं कि डीवीआर कितनी है। मंदिर शिवम को वहीं से किया, आपने रिटेन किया, यहाँ से किया है? सर शिवम से क्या अभी पूछताछ जारी है। उनसे लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह मिला है उनसे, बट हम बात कर रहे हैं कि वो मतलब कि चोरी करके लेके गया था, किस कारण से गया, सभी इंतजार रखे थोड़ा। वहीं सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 के चुनाव से पहले सुधीर सांगवान की एंट्री होती है और अब होने वाले उपचुनाव से पहले सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग बरकरार है और उन्होंने ये भी कहा कि काफी साक्ष्य गोवा पुलिस के साथ उन्होंने साझा किए हैं। गोवा पुलिस ने तो हमसे ये पूछा है, भाई जैसे मेरी बात हुई थी उनसे मोबाइल के ऊपर, तो उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे से ले लिए, प्रिंट आउट निकाले, उनको दे दिए गए। अभी रिंकू की माता जी के बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि उनसे भी उनकी बात हुई थी सोनाली जी की लास्ट नाइट, तो वही अभी प्रोसीजर चल रहा है गोवा पुलिस का। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ, 2019 में चुनाव होने से पहले सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया है। और जो हमारा शक था, भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो उसका। प्रॉपर्टी हड़पता कामयाब होता तब भी हम सोच सकते थे भाई शायद ये प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो, लेकिन अब तो क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हम गोवा पुलिस से। सीबीआई जांच की मांग बरकरार है और कल ही हम मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलेंगे हरियाणा से, और अगर
उसके बाद भी हमारी नहीं होती सीबीआई जांच तो हम फिर दिल्ली के रुख पर रहेंगे। सोनाली फोगाट का परिवार सीबीआई जांच कराने के लिए डटा हुआ है, जिसको लेकर वो सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। सोनाली हत्याकांड में शामिल किरदारों का नाम सामने आ चुका है, जिसमें सुधीर सांगवान, उसका साथी सुखविंदर, रूम बॉय दत्ता प्रसाद, कर्लिस क्लब का मालिक एडविन और रमा मांड्रेकर शामिल हैं। सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को साजिश के तहत मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं सोनाली हत्याकांड पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे। सोनाली परिवार उनके देहांत के बाद जो सारी बातें सामने आई हैं वो देश के सामने है और देश की मीडिया के सामने है। ये इसमें कोई निश्चित तौर से कोई साजिश और षड्यंत्र के तहत ये हत्या का मामला दिखाई देता है और इसमें परिवार की बात को समझते, भावना को समझते हुए ये इस सरकार को सीबीआई की उसमें जांच के तुरंत आदेश करने चाहिए थे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि सोनाली हत्याकांड में परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन गोवा और हरियाणा दोनों जगह बीजेपी सरकार है इस मामले को लटका रही है। पहले एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई थी। यही नहीं, सोनाली के फार्म हाउस से भी कुछ अहम सबूतों को गायब होने की बात कही जा रही है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि परिवार की बात तुरंत मानते हुए सरकार को मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता और जो अच्छी कलाकार थी उसकी दुखद हत्या के बाद उनके परिवार के लोग लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं और पता नहीं दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी है किस प्रकार से उसको लटकाया जा रहा है। पहले भी उसको एफआईआर में 2-3 दिन लेट हुई, जिसकी वजह से उनकी, जैसे उनके परिवार का कहना है कि उनके जो फार्म हाउस था वहां से चोरी होगी, तो जो परिवार के लोग कह रहे हैं उसकी तुरंत बात को मानते हुए सीबीआई की इंक्वायरी। तो वहीं बाढ़ला से जेजेपी की विधायक नैना चौटाला ने सोनाली केस की सीबीआई जांच की मांग की है। नैना चौटाला ने कहा कि सोनाली फोगाट किसी के चंगुल में फंसी हुई थी और उनके खिलाफ साजिश रची गई जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब सोनाली के परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार को सीबीआई जांच करवानी चाहिए। फोगाट की जो डेथ हुई है वो, मैं तो सबसे पहले एक बात कहूंगी कि एक महिला जो थी वो एक पुरुष के चंगुल में फंसी है वो, और कैसे उसने उसको मतलब फंसा के कहाँ वो गोवा लेके गए, शायद उस महिला को बिल्कुल खोज खबर नहीं थी इस चीज़ की कि मैं इस तरह ये लोग मेरे साथ करेंगे। पर जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और सीबीआई जांच की मांग अगर है तो उनकी डॉटर ने सीएम साहब को दिया है और बाकी आगे की कार्रवाई तो सरकार का काम है। अगर फैमिली मेंबर्स बहुत इस चीज़ को लेकर गंभीर है कि मैं सच में सीबीआई तो करनी चाहिए सीबीआई जांच। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी पता नहीं कहां से डाटा लेकर आते हैं, उनके मुंह में जो कुछ आता है वो बोल देते हैं। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए जितना किया है उतना कोई नहीं कर सकता। कोरोना काल में सभी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई। साथ ही अनिल विज ने कहा कि अंबाला में 2 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी जी डेटा कहां से लेते हैं ये आज तक किसी को पता नहीं लगा और जैसा उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं। संगठनात्मक कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग वर्गों में वो कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, कहीं पर मंडल की मीटिंग लेंगे, कहीं पर शायद जनसभा को भी संबोधित करें।
फिर विधायक दल की बैठक लेंगे, मंत्रियों की मीटिंग लेंगे, कोर ग्रुप की मीटिंग लेंगे। इस प्रकार से अलग अलग तरह से उनके। तो वहीं कहतर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक रैली को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर ओपी धनखड़ ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को पहले भी नहीं बख्शा गया और अभी भी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि पुंडरी विधायक के बेटे के साथ हुए भ्रष्टाचार मामले में निष्पक्ष जांच होगी। नड्डा साहब के साथ आपने जैसे पूछा, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी भी आ रहे हैं, हरियाणा भाजपा के सब प्रमुख नेता होंगे। जब भ्रष्टाचार का कोई विषय कहीं भी आता है तो हमारी सरकार बहुत सख्ती से उसके खिलाफ रहती है। ऐसी कोई भी ऐसा कोई विषय अगर आया है तो निश्चित रूप से जो है सबके खिलाफ, देखिए ना पर्ची है ना खर्ची है, और उसमें से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है तो उसके साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी जो है जेल में गए हैं, इसलिए सरकार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उसके रास्ते में कोई भी इस प्रकार का कदाचार कहीं भी आता है तो सरकार उस पर बड़ी। तो वहीं हरियाणा में पंचायत चुनावों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 1 हफ्ते में चुनाव का शेड्यूल जारी हो सकता है और राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी दी है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में धनपत सिंह ने कहा कि पहले चरण में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होंगे और 2 दिन छोड़कर पंच सरपंचों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अफवाहों का दौर भी चल रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि आखिर हरियाणा में चुनाव कब होने हैं। आज हम रेवाड़ी में और हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त है धनपत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानेंगे आखिर हरियाणा में चुनाव कब होंगे, आखिर कब इन जो कयास लगा जा रहे हैं इन पर विराम कब लगेगा। सर, जिस तरह से लगातार कयास लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी आज समाचार पत्रों में पढ़ा, आप लोगों के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली कि जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो आज कैबिनेट में रखी जाएगी। तो इस बारे में जैसे राज्य सरकार से बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन का जो फैसला होता है और वार्ड वाइज ड्रॉ की लिस्ट आती है मेरे पास, तो उसी समय चुनाव आयोग उसकी चुनाव की घोषणा कर देगा। लगातार अफवाहों का दौर, कयासों का दौर लगातार चल रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि इलेक्शन कब होंगे। तो बतौर चुनाव आयुक्त लोग हरियाणा के लोगों को किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि आखिर चुनाव कब तक होंगे, क्या डेट हो सकती है आने वाले दिन में? आखिर हरियाणा के लोग भी कयासों से कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल से चुनाव लंबित है और कहीं ना कहीं परेशान भी आ चुके हैं, विकास कार्य भी ठप है। मुझे भी इस बारे में बार बार फीलर्स और उस तरह की जो है शिकायतें भी मिलती रही हैं कि भी 1.5 साल हो गया है चुनाव के ड्यू हुए हुए, अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं। मैं भी इसको लेकर चिंतित हूँ, लेकिन एक प्रक्रिया है, वो जब तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती उसके आगे चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। तो अब निश्चित तौर पर तिथि तो बताना आज संभव नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में हम इस बात पे पूरा निर्णय ले पाएंगे। सर, माने कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक इस तरह के यदि आप 1 वीक में कोई अनाउंस करते हैं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चुनाव। हाँ, अनाउंसमेंट होने के बाद 30 दिन का समय लगेगा। तो उस हिसाब से जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, जैसे हमें हरी झंडी जैसे कह सकते हैं कि भी कैबिनेट की तरफ से क्या निर्णय होता है, विभाग की तरफ से ड्रॉ फ्लोट्स होते हैं, क्योंकि एससी का तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, विमेन का भी हुआ हुआ है, बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन का जो भी फैसला आता है उस पर ये मुनसर करता है। लोगों को अफवाहों पे ध्यान न दे, क्या कहेंगे हरियाणा के लोगों को? नहीं, अफवाहों पे ध्यान ना दें, जितना जहाँ इतना सब्र किया सबने साथ दिया, थोड़े दिन और इंतजार करें, बट ये इंतजार अब बहुत लंबा नहीं होगा, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। जिस तरह से हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, जल्द ही जो लंबा इंतजार है खत्म होने वाला है, ऐसे में लोग थोड़ा इंतजार करें, चुनाव की तारीख भी घोषणा होगी, उसके 30 दिन बाद चुनाव भी करा लिए जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर आज कैबिनेट की मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है, इसके बाद ही जो हरियाणा चुनाव आयोग है आगे के निर्णय लेगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं भिवानी में 1 जनवरी 2022 को डाडम स्थिति पहाड़ खनन कार्य के दौरान लैंडस्लाइड न होने के कारण
कार्य कर रहे 5 श्रमिकों की नीचे दबने से मौत हो गई थी। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर तक तूल पकड़ी थी। काफी लोगों की तरफ से इस मामले में आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, लेकिन मामले की जांच के लिए एनजीटी की तरफ से गठित टीम ने जांच करते हुए इसको अवैध खनन करार दिया है। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर रिटायर्ड जज प्रीतम पाल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पैनल और 8 सदस्यीय संयुक्त समिति की टीम गठित की गई थी और टीम ने जांच के बाद इसको अवैध खनन की पुष्टि की है और खनन और पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत वसूलने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन अधिकारी करेंगे। तो वहीं गुरुग्राम के मानेसर में 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं किसानों के साथ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। प्रदर्शन उग्र न हो इसलिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान किसानों का कहना है कि हजारों लोगों के नाम से इच्छा मृत्यु का ज्ञापन सौंपेंगे। करनाल में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑफिस में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान ईंट तक चली। ससुराल पक्ष ने अपने दामाद और दामाद के पिता को जमकर पीटा। आपको बता दें कि रक्षाबंधन वाले दिन तरावड़ी का रहने वाला दामाद बसंत लाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ राखी बंधवाने कुरुक्षेत्र गया और वापसी में आते समय बाइक से सड़क हादसे में पत्नी सीमा गिर जाती है और मौत हो जाती है। सीमा के माँ बाप भाई ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। दोनों बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लाया गया। इसने मरवाया मेरी बेटी को, कत्ल इसने करवाया। बार-बार मेरी बेटी कहती रही मम्मी मुझे बच्चों को छुड़ाने के लिए है, बच्चों को सब पता है। पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में नर्सों और कर्मचारी पर नवजात बच्चा बदलने के आरोप लगे हैं। दोनों बच्चों को डिस्चार्ज करते समय हाथ पर जो टैग लगे थे वो अलग पाए गए हैं। इसी से मालूम हुआ कि बच्चे बदले गए हैं। परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। पूरा मामला क्या है आप रिपोर्ट में समझिए। तस्वीर में दिख रही ये जगह पानीपत का सिविल अस्पताल है, जहां के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि अस्पताल में नवजात बच्चे को बदल दिया गया है। यह आरोप इसराना के रहने वाले दंपत्ति ने नर्सों पर लगाया है। इसराना निवासी प्रदीप की पत्नी ऋतु की डिलीवरी होनी थी, जिसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने बच्ची को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि डिस्चार्ज के बाद उन्होंने घर जाकर देखा तो बच्ची के हाथ में 2 टैग थे, जिस पर मेल लिखा था। टैग पर पिता का नाम प्रदीप और मां का नाम पूजा लिखा था। आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने जब डिस्चार्ज स्लिप दी तो उसमें वजन 3 किलो 30 ग्राम था और टैग में 3 किलो लिखा है, जिसके बाद परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग की। तो घर आ गए, भाई ने देखा वो टैग पड़ा, उस पर टैग पर माँ का नाम गलत था। वजन तोला बच्चे का 2 किलो का फर्क था। काफी शक की बातें हैं भाई। शिकायत दी आपने? हाँ शिकायत दी है। क्या मांग करेगी? मांग नौकरी में हमारा बच्चा हमने मिल जाए और हमने की लेना था इन पे। हम ये चाहते हैं इसका इंक्वायरी करा के डीएनए की हमने मांग की है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्टाफ ने, अभी जो पीएमओ साहब थे, सीएमओ साहब से हम मिले थे, पूरा गांव के काफ़ी लोग साथी आए हुए थे परिवार के। तो हम इसकी मांग करते हैं और हम सिटी थाना में भी इसकी एप्लीकेशन देंगे। घर पे जाके देखा तो दूसरी भाभी ने तो बोले तो पूजा नाम लिखा हुआ है, तो मैं होना चाहिए ऋतु। तो जाके देखा तो फिर वो वजन कराया हमने, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था 3.5 किलो। उसमें पूजा नाम से जो टैग था उस पर भी 3 किलो था। बच्चे के बदलने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने संज्ञान लिया और कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। और क्या कहा उन्होंने आप खुद सुन लीजिए। अभी तो शिकायत की जांच करेंगे तभी पता चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। शिकायत क्या मिली? यह कि भी टैग जो है वो उनका यही वो है कि भी जो टैग जो है हमारे मतलब ऋतु जो है वो कह रही है कि भी हमारे बच्चा बदला गया।
जी जी जी। सर कार्रवाई क्या की जाए? सर कार्रवाई अभी मेरी तो ड्यूटी सिर्फ शिकायत की जांच करने की है और हम वो करने लग रहे हैं। अभी अंडर प्रोसेस है, अभी तो शुरुआत हुई है इसके जांच करने की। नहीं, एक का बेबी भी मेल है, एक का फीमेल है, पर अभी ये तो जांच करेंगे फिर ही पता चलेगा। एग्जैक्टली तो सारी जांच के बाद ही पता चलेगा, अभी जांच हुई नहीं है। आरोप क्या है सर? आरोप यही है, बच्चा बदलने का आरोप। अस्पताल में इस तरह बच्चे बदल जाने की खबर से कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अब देखना है कि जांच में क्या निकल कर आता है और स्टाफ नर्स पर क्या कार्रवाई होती है। पानीपत से अजय की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।